जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो है आपके लिए एक स्पेशल टॉपिक लेकर के आए हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि ग्रुप सी के पेपर में अधिकांश हिंदी और उत्तराखंड को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि ज़्यादा मेजर पोर्शन वहीं से आता है। लेकिन जो 40 नंबर का है नेशनल जीके, करंट अफेयर या रीजनिंग वगैरह, तो यहाँ पे विद्यार्थियों के मन में ये संशय रहता है कि हम क्या पढ़ें, कितना पढ़ें और कितना ना पढ़ें। तो मेरा यही प्रयास रहेगा, मैं यहाँ पर जो है ग्रुप सी में जो पूछे जाते हैं नेशनल जीके के संबंध में, उन पूरे नोट्स वाइज उनको यहाँ पे करवाऊँगा। और जो है आप इस चैनल की प्ले लिस्ट में देख सकते हैं कि जब ग्रुप सी के पैटर्न पे जो एग्ज़ाम बन रहे हैं, नेशनल जीके के पैटर्न पर जो बन रहा है, तो उसके लिए एक अलग प्ले लिस्ट बनाई जाएगी, तो उसमें आप उसको देख सकते हैं। अब बातों को ज़्यादा न करते हुए हम जो है टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो टॉपिक होगा आज वो होगा समूह ग की परीक्षा पर आधारित होगा। इसे जो है और लोग भी देख सकते हैं, सभी लोग देख सकते हैं। तो हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा सिक्के, यानी कि इतिहास में जो सिक्के प्राचीन काल में लॉन्च हुए थे समय समय पे, तो उन सिक्कों के इतिहास के विषय में एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जैसे ग्रुप सी में पूछे जाते हैं, यूटेट में पूछे जाते हैं, बीएड एंट्रेंस में पूछे जाते हैं, तो जो है सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो हम आज जो है सिक्कों के विषय में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम अगर बात करें दोस्तों कि जो पुराने सिक्के हैं, ओल्ड कॉइन्स, तो पुराने सिक्कों के अध्ययन को, उनकी स्टडी को, तो जो है क्या कहा जाता है, उनकी स्टडी को न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। तो न्यूमिस्मेटिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम पुराने सिक्कों का अध्ययन करते हैं और उनके अध्ययन के आधार पर जो है हम उस समय के इतिहास को ज्ञात करते हैं। तो द स्टडी ऑफ ओल्ड कॉइन्स इज़ कॉल्ड न्यूमिस्मेटिक्स। अब हम बात करें कि भारत के जो प्राचीनतम सिक्के थे उन्हें क्या कहा जाता था। तो भारत के जो प्राचीनतम सिक्के थे, यानी कि पहले सिक्कों के द्वारा आदान प्रदान, वस्तुओं का आदान प्रदान नहीं होता था, गाय के द्वारा होता था। बाद में सिक्के प्रारंभ हो गए। तो भारत के जो प्राचीनतम सिक्के थे, ओल्डेस्ट कॉइन जो भारत के थे, उन्हें जो है आहत सिक्के या पंचमार्क्ड कॉइन्स कहा गया। तो उनको आहत सिक्के कहा गया या पंचमार्क्ड कॉइन्स उनको कहा गया। तो यहाँ पे ये टॉपिक भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि भारत के प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता था। उनको आहत सिक्के कहा जाता था या पंचमार्क्ड कॉइन्स कहलाते थे वो। अब ये जो सिक्के थे ये कब लॉन्च हुए थे, तो ये जो है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ये लॉन्च हुए थे। तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इन्हें जारी किया गया था। और इन सिक्कों पे किसी भी प्रकार का लेख या किसी भी प्रकार की तिथि उत्कीर्ण नहीं होती थी, तो इन पे चित्र उत्कीर्ण होते थे। तो जो आहत सिक्के थे उन पर पर्वत, पशु, सभी प से लगभग पर्वत, पशु, पेड़, पर्वत, पशु, पेड़, पुष्प, पर्वत, पशु, पेड़, पुष्प, और जो है इसके अलावा हम कह सकते हैं कि पर्वत हो गया, पशु हो गया, पेड़ हो गया, पुष्प हो गया, मानव हो गया, और ज्यामितीय आकृति। तो ज्यामितीय आकृति के चित्र उन सिक्कों पे जो है प्रिंट होते थे, उनको पंचमार्क्ड कॉइन्स कहा जाता था। अब हम आगे की बात करें दोस्तों, इसके बाद जब सिक्कों पे लेख लिखने प्रारंभ हुए या तिथियां लिखनी प्रारंभ हुई, तो वो किन शासकों ने जारी किए थे। तो लेख या तिथि से युक्त सिक्के, तो लेख या तिथि से युक्त जो सिक्के हैं वो सिक्के जो है सर्वप्रथम हिंद यवन शासकों ने जारी किए थे।
तो हिंद यवन शासक जो होते हैं वो अपने शासनकाल में जो है सबसे पहले लेख और तिथि से युक्त सिक्कों को जारी करते हैं। अब हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। आगे हम बढ़ाएं इस टॉपिक को तो हमारे पास यह आ जाता है कि मौर्य काल में सिक्कों की क्या क्या खासियत थी। तो मौर्यकालीन सिक्के जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो मौर्य युगीन सिक्कों की हम बात करते हैं। तो दोस्तों मौर्य युग के जो सिक्के थे, जो उस युग के कॉइन्स थे, उनकी जानकारी हमें जो है आचार्य चाणक्य के अर्थशास्त्र ग्रंथ से मिलती है। तो अर्थशास्त्र जो ग्रंथ है, जो राजनीति से संबंधित ग्रंथ है, उस ग्रंथ से हमें जो है मौर्यकालीन सिक्कों और सिक्कों से संबंधित अधिकारियों के विषय में हमें जानकारी मिलती है। तो आचार्य चाणक्य के ग्रंथ अर्थशास्त्र से मिलती है। अब ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि मौर्य काल में जो स्वर्ण सिक्के थे, सोने के जो सिक्के थे, जो सोने धातु से मिलकर के जो बनते थे, तो उनको जो है क्या कहा जाता था? तो प्यारे दोस्तों उनको सुवर्ण कहा जाता था। तो मौर्य काल में सोने के सिक्कों को सुवर्ण कहा जाता था। इसके अलावा चांदी और तांबे के मिश्रण से, चांदी और तांबे दोनों को मिलाया जाता था, यानी कि ज़्यादा मात्रा में चांदी होती थी और थोड़ा मात्रा में उसमें कॉपर भी मिला दिया जाता था। तो चांदी और तांबे के मिश्रण से जो सिक्के बनते थे मौर्य काल में, तो प्यारे दोस्तों उनको करसापण कहा जाता था, या उन्हीं को जो है क्या कहा जाता था? उन्हीं को धरण कहा जाता था। तो करसापण या धरण जो थे वो चांदी और तांबे के मिश्रण से बने सिक्के थे। और अब शुद्ध तांबे, केवल तांबे ही तांबे से, तो तांबे से निर्मित सिक्के, तो इस काल में तांबे से निर्मित जो सिक्के थे, उन सिक्कों को माशक कहा जाता था, या उन सिक्कों को जो है कांकड़ी भी कहते थे। तो माशक और कांकड़ी में अंतर यह आ जाता है कि माशक और कांकड़ी जो है इनका मूल्य वर्ग अलग अलग था। तो दोनों एक ही धातु के बने थे लेकिन मूल्य वर्ग उनका अलग अलग था, तो उसे माशक या कांकड़ी कहा जाता था। अगला पॉइंट जो आपके एग्ज़ाम में पूछा गया था, वीडियो एग्ज़ाम में इसको पूछा गया था, इस क्वेश्चन को, कि मौर्य काल में जो मुद्रा जारी करने वाला अधिकारी है, मौर्य काल में मुद्रा जारी करने वाला अधिकारी, तो मुद्रा जारीकर्ता या जारी करने वाला अधिकारी जो है उसे क्या कहा जाता था? तो उसे लक्षणाध्यक्ष कहा जाता था। लक्षणाध्यक्ष कहा जाता था, यानी कि उसके लक्षण अच्छे होते थे, अच्छे गुण होते थे, इसी कारण उसको मुद्रा का कार्य सौंपा जाता था। हम ऐसे जोड़ करके पढ़ सकते हैं। तो मौर्य काल में मुद्रा जारी करने वाले अधिकारी को लक्षणाध्यक्ष कहा जाता था। एक और नाम इसका आता है इस अधिकारी का, तो अधिकारी का नाम है सौवर्णिक। तो सौवर्णिक भी उसको कहा जाता था। तो सौवर्णिक या लक्षणाध्यक्ष मौर्य काल में मुद्रा जारी करने वाला अधिकारी कहलाता था। अब जो है शासन के द्वारा लोन भी दिया जाता था और लोन पर ब्याज लिया जाता था। तो ब्याज को परीक्षण कहा गया है। तो मुद्रा का परीक्षण करने वाला अधिकारी, यानी कि वह अधिकारी जो इस बात का निर्धारण करता था कि इतनी मुद्रा पर कितने प्रतिशत ब्याज को वसूला जाएगा। तो मुद्रा का परीक्षण करने वाला अधिकारी, परीक्षण शब्द का अर्थ यहाँ पे ब्याज से ही है। तो मुद्रा का परीक्षण करने वाला अधिकारी जो है वो मौर्य काल में क्या कहलाता था? तो उसे जो है कहते थे रूपदर्शक। तो रूपदर्शक उसे कहा जाता था। मौर्य काल में उसे रूपदर्शक कहा जाता था। तो यहाँ पे हम केवल कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ रहे हैं जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम जब सिक्कों का चैप्टर पूरा कर देंगे तो इसी प्ले लिस्ट में आपको जो है एक और चीज़ देखने को मिलेगी, प्रशासनिक व्यवस्था वैदिक काल से लेकर के ब्रिटिश काल तक की। इसके अलावा स्थापत्य कलाओं के विषय में भी पढ़ेंगे। हम उन टॉपिकों को लाएंगे जहां से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप चैनल की प्ले लिस्ट में भी उसको देख सकते हैं। तो मुद्रा का परीक्षण करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? रूपदर्शक कहलाता था। तो ये पॉइंट्स आपको जो है मौर्य काल के विषय में याद रखने होंगे।
अब आगे चलते हैं दोस्तों। तो आगे की हम बात करें तो आगे हमारे पास ये आ जाता है कि सर्वाधिक शुद्ध मात्रा में सोने के सिक्के। आपने कहा कि सर्वाधिक शुद्ध मात्रा में सोने के सिक्के, सर्वाधिक शुद्ध मात्रा में जो स्वर्ण सिक्के हैं, यानी कि ऐसा सोना जिसमें किसी भी प्रकार का एडल्ट्रेशन नहीं था, मिलावट नहीं थी। तो सर्वाधिक शुद्ध मात्रा में स्वर्ण सिक्के जो है किसने जारी किए थे? तो कुषाण वंश के शासकों ने जारी किए थे। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये मोस्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है कि सर्वाधिक शुद्ध मात्रा में सोने के सिक्के जो है किस वंश के शासकों ने जारी किए थे? तो कुषाण वंश के शासकों ने जारी किए थे। अब हम बात करें सर्वाधिक मात्रा में, सर्वाधिक मात्रा यानी कि सिक्कों की संख्या ज़्यादा थी, तो सर्वाधिक मात्रा यानी कि विभिन्न आकार प्रकार, विभिन्न आकार प्रकार भी हम कह सकते हैं। तो सर्वाधिक मात्रा या विभिन्न आकार प्रकार में, आकार प्रकार के जो स्वर्ण सिक्के जारी किए गए थे, विभिन्न प्रकार के स्वर्ण सिक्के जो जारी किए गए थे वो जारी किए गए थे गुप्त शासकों के द्वारा जारी किए गए थे। तो गुप्त शासकों ने जो है सर्वाधिक मात्रा में जो है सोने के सिक्के जारी किए थे। अब यहीं पे आपके कुछ और क्वेश्चन आते हैं कि कुषाण वंश के एक शासक थे जिनका नाम हुविस्क था। तो कुषाण वंश के एक शासक थे जिनका नाम हुविस्क था। तो इन्होंने जो है क्या किया था? इन्होंने भगवान विष्णु, तो भगवान विष्णु जो है जिनका चतुर्भुज रूप है, तो भगवान विष्णु के चतुर्भुजी रूप युक्त सोने के सिक्के जो है इन्होंने जारी किए थे। तो भगवान विष्णु के चतुर्भुजी रूप युक्त सोने के सिक्के जो है कुषाण वंश के शासक हुविस्क ने जारी किए थे। अब हम गुप्त काल की बात करें तो गुप्त काल में सोने के सिक्कों को, ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो गुप्त काल में जो सोने का सिक्का था उसे जो है क्या कहा जाता था? उसे दिनार कहा जाता था। तो दिनार आज की डेट में बहुत से देशों की करेंसी भी है। तो गुप्त काल में सोने के सिक्कों को प्यारे दोस्तों क्या कहा जाता था? दिनार कहा जाता था। और ये क्वेश्चन अब आपका वीडियो में आया था एक बार एग्ज़ाम में कि गुप्त काल में जो चांदी के सिक्के थे, तो गुप्तकालीन चांदी के जो सिक्के थे उन्हें जो है क्या कहा जाता था? तो गुप्त काल में याद रखेंगे कि गुप्त काल की बात कर रहे हैं हम, तो गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को जो है रुपया या रूपयक कहा जाता था। तो रुपया या रूपयक जो है गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को कहा जाता था। उसके बाद ये रुपया सिक्का जो है काफ़ी समय तक प्रचलन से बाहर रहा और मध्यकाल में जो है रुपया नामक सिक्का फिर से जो है लॉन्च किया था शेरशाह सूरी ने, वो भी इस प्रकरण में आगे आएगा। अब इसके बाद हम बात करें आगे सल्तनत काल की हम बात करते हैं दोस्तों। तो सल्तनत काल जो कि करीबन काफ़ी सालों तक रहा था सल्तनत काल। तो सल्तनत काल में अगर हम बात करें कि उस समय सिक्के किस किस प्रकार के थे, क्या क्या थे, तो सल्तनत काल और इसके बाद तो मुग़ल कालीन सिक्कों के विषय में भी बात करेंगे। तो सल्तनत काल जो है वो चला था आपका 1206 से 1526 एडी तक के टाइम पीरियड को सल्तनत काल कहा जाता है। तो सल्तनत काल में जब मुस्लिम शासक भारत में आए थे तो इसमें जो है एक था इल्तुतमिश, शमसुद्दीन इल्तुतमिश। तो ये इल्तुतमिश जो रजिया सुल्तान के पिता थे, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, तो इन्होंने जो है क्या किया था? इन्होंने सबसे पहले जो है शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे। तो भारत में शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने वाला जो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था उसका नाम इल्तुतमिश था। तो इल्तुतमिश ने जो है एक तो जारी किया था चांदी का टका। तो चांदी का टंका जो है वो इल्तुतमिश ने जारी किया था जो लगभग प्यारे दोस्तों 175 ग्रेन का था। तो 175 ग्रेन का चांदी का टका इल्तुतमिश ने जारी किया था। और इन्होंने जो है तांबे का जीतल भी जारी किया था। तो तांबे का जीतल सिक्का भी इन्होंने जारी किया था। तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें कि जीतल सिक्का जो है वो कितने ग्रेन का था। तो तांबे का जीतल भी जो है इल्तुतमिश के द्वारा जारी किया गया था। इल्तुतमिश के बाद एक
दिल्ली सल्तनत में एक और व्यक्ति आए थे जिनका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक, यानी कि हम शॉर्ट में कह सकते हैं MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इनके सिक्कों के विषय में कई बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ किया था। तो सबसे पहले भारत में सांकेतिक या प्रतीकात्मक मुद्राएं किसने प्रारंभ की थी? तो प्रतीकात्मक मुद्रा जो है इन्होंने प्रारंभ की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने, क्योंकि इनके राज्य में जो है चांदी की कमी हो गई थी। तो इन्होंने सस्ती धातुओं को चांदी का प्रतीक मान करके, चांदी का संकेत मान करके प्रतीकात्मक मुद्राएं प्रारंभ करवाई थी। तो इन्होंने जो है दोकानी नामक सिक्का चलाया था। तो दोकानी जो सिक्का है वो चलाया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, और मोहम्मद बिन तुगलक ने सिक्कों पे प्रयोग किया था। और उसने जो है सांकेतिक मुद्रा का जो ये कॉन्सेप्ट था, मोहम्मद बिन तुगलक का भले ही ये कॉन्सेप्ट असफल हो गया था, उसे असफलताओं का बादशाह भी कहा जाता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का जो कॉन्सेप्ट लिया था वो चीन के शासक कुबलाई खां से लिया था। तो चीन का जो शासक था कुबलाई खां, तो उससे उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को लिया था। अब आगे बात करें कि मोहम्मद बिन तुगलक को एडवर्ड टॉमस ने, एक अंग्रेज़ इतिहासकार है एडवर्ड टॉमस, तो उन्होंने जो है मोहम्मद बिन तुगलक को जो है सिक्कों पे प्रयोग करने के कारण, सिक्कों में नए नए प्रयोग करने के कारण धनवानों का राजकुमार कहा था। तो धनवानों का राजकुमार जो है इनको मोहम्मद बिन तुगलक को कहा गया था एडवर्ड टॉमस महोदय के द्वारा, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था? सांकेतिक मुद्रा का प्रचार किया था, उसका प्रचलन प्रारंभ किया था और सिक्कों पे नए नए प्रयोग किए थे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इसमें मुग़ल काल में और महत्वपूर्ण प्रश्न आ जाते हैं। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि अकबर कालीन सबसे बड़ा सोने का सिक्का, जो कई बार एग्ज़ामों में पूछा गया है, संसब था। या RBI ने जो है मुद्रा की दार्शनिक प्रणाली को कब अपनाया था? ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आगे हम बात करें इसके बाद कि जो फ़िरोज़ शाह तुगलक था, मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था फ़िरोज़ शाह तुगलक। तो फ़िरोज़ शाह तुगलक जो है इनका टाइम पीरियड लगभग 1351 से 1389 तक था। तो इनके बारे में जो महत्वपूर्ण प्रश्न है सिक्कों के संबंध में, जो हमें एग्ज़ाम में याद रखने, हमें पढ़ने हैं, वही चीज़ हम पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछी जाती है। और अगर हम उन पे फोकस न करके किसी और पे फोकस करते हैं तो जो है सिलेबस बहुत ज़्यादा हमारा बढ़ जाता है, और जिस कारण हम जो है पेपर क्रैक नहीं कर पाते या सही तरीके से अपनी तैयारी नहीं कर पाते। तो हम आगे बात करें तो फ़िरोज़ शाह तुगलक ने जो है एक सिक्का चलाया था जिसको अद्धा कहा जाता है। तो अद्धा नामक सिक्का जो है ये फ़िरोज़ शाह तुगलक ने चलाया था, और फ़िरोज़ शाह तुगलक ने विख नामक सिक्का भी चलाया था। अद्धा और विख नामक सिक्का भी फ़िरोज़ शाह तुगलक ने चलाया था। और इन्होंने जो है दीवान एक खैरात नामक विभाग भी बनाया था। मुस्लिम स्त्रियों और अनाथ बच्चों के लिए खैरात बांटने के लिए उन्होंने दीवान एक खैरात नामक विभाग भी बनाया था फ़िरोज़ शाह तुगलक ने। तो अद्धा और विख नामक सिक्के फ़िरोज़ शाह तुगलक ने चलाए थे। इसके अलावा फ़िरोज़ शाह तुगलक ने शशगनी नामक सिक्का भी चलाया था, शशगनी, जो लगभग 6 जीतल का था। तो 6 जीतल का शशगनी नामक सिक्का भी फ़िरोज़ शाह तुगलक के द्वारा चलाया गया था। अब इसके बाद दिल्ली सल्तनत में एक शासक हुए थे जिनका नाम बहलोल लोदी था। तो ये जो बहलोल लोदी है, लोदी वंश का संस्थापक था ये। तो बहलोल लोदी ने जो है बहलोली नामक सिक्के चलाए थे, और ये बहलोली सिक्के जो है ये सिक्के अकबर के शासनकाल तक उत्तर भारत में विनिमय के माध्यम रहे। तो बहलोली सिक्के जो है अकबर के शासनकाल तक उत्तर भारत में विनिमय के माध्यम रहे। अब दोस्तों इसका जो सेकंड पार्ट होगा, उस सेकंड पार्ट में हम आपको ये बताएंगे कि मुग़ल काल में जो सिक्के थे, ख़ास तौर पे अकबर कालीन सिक्के जो थे वो कौन कौन से थे उनके बारे में बताएंगे। उसके बाद ब्रिटिश कालीन सिक्के, जैसे कि सिक्कों पे जो है किस किस ने प्रयोग किया, और जो है ब्रिटिश पाउंड को भारत की वैधानिक मुद्रा घोषित किया लॉर्ड कर्जन ने।
इसके बाद आरबीआई ने जो है मुद्रा की दार्शनिक प्रणाली को कब अपनाया था, चौगा प्रणाली को रिप्लेस करके। तो इन सब चीज़ों को हम इसमें आगे पढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू। जय हिंद।